से कम 1 लाख लोगों को लेके आपके साथ आ जाता हूँ। चलो, मेरे कहने से अकेला बैहर जिला नहीं बनेगा, भारत में सुशासन आ जाएगा, जिले में सुशासन आ जाएगा। ये सभी दुष्ट राजनेता हार जाएंगे, सभी दुष्ट राजनेता। मेरे साथ यहाँ मीटिंग में 50 लोग बैठे हैं, वो गाड़ी तरफ के आए हुए हैं। हाँ। ये भी सब आपकी बात को सुन रहे हैं। इन सभी को मैं मैथिली शरण, एक मिनट, मैं जरा इनको उद्बोधन करता हूँ। मैं मैथिली शरण गुप्त, आपका पूर्व डीआईजी बालाघाट बोल रहा हूँ, पूर्व डीजीपी, डीजी रेलवे, डीजी होमगार्ड, डीजी सिविल डिफेंस मैथिली शरण गुप्त आपके प्रति मुखातिब है। इन दुष्ट राजनेताओं के प्रति आप क्यों आशंकित हैं, जो इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जो दुष्ट व्यवस्था स्थापित की थी, इन दुष्ट राजनेताओं ने वही व्यवस्था आपके ऊपर थोप के रखी है। जहां आप थाने में जाते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती है, आप कलेक्टर कार्यालय में जाते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती है, आप एसपी कार्यालय में जाते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती है। घटिया नियमों के तहत जो उनकी विधिक जिम्मेवारी है उसका भी पालन नहीं करते हैं। इतने घटिया हैं ये लोग। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? मेरा ये कहना है कि ये लोग इतने घटिया हैं कि ये जो है, मालूम है गांव के लोग सब सीधे साधे होते बेचारे। नहीं, वो मेरी बात बिल्कुल बड़े अच्छे ढंग से उनको सुनने दीजिए, जरा मैं उनसे बात करने दीजिए मुझे। वही सुन रहे हैं सब आपकी बात। हाँ, तो मैं आपसे, जो लोग भी मुझे जानते हैं, मैं जब एसपी मंडला भी हुआ करता था उस समय भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए मैं कई बार बैहर आया हूँ एज ए एसपी मंडला भी। और फिर जब मैं डीआईजी बालाघाट था उस समय 5 जिले मेरे अधीन थे, बालाघाट, मंडला, ढिंडोरी, राजनांदगांव और कवर्धा। यदि आप याद करें तो 98 का जो चुनाव है वो मेरे अधीन हुआ था। बुला लो उनको और तो सबको बुला लो। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, क्या कुछ राजनेताओं ने आपके ऊपर अंग्रेजों के, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको एहसास है कि 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए दुष्ट अंग्रेजों ने जो कानून और व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई थी, वही कानून, घटिया कानून जो आपके शोषण के लिए बनाए गए थे, जो आपके उत्पीड़ित करने के लिए बनाए गए थे, जो आपको अपमानित करने के लिए बनाए गए थे, जो आपको प्रक्रिया में उलझाकर न्याय ना मिले इसलिए बनाए गए थे। थाने में जाएं, आपका सिर फटा हो और आपकी एफआईआर दर्ज ना हो इसलिए बनाए गए थे। वही घटिया नियम कानून हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने आज भी हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। इस बात का एहसास है आप लोगों को? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको इस बात का एहसास है क्या कि वही नियम कानून आपके ऊपर आज भी थोप के रखे हैं? मेरी बात का थोड़ा जवाब देंगे तो हमें बात करने में आनंद आएगा। बुलाओ, नीचे से बुलाओ ना सबको यार, आवाज दे दो सबको, आ जाओ, सभी आ जाओ, कहना काय चाहे हो सब लोग हैं, सब इतने सारे लोग अपनी अपनी गाड़ी से। मैं बैहर वासियों को अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को इस बात का अनुमान है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए, भारतीयों के उत्पीड़न के लिए, भारतीयों के शोषण के लिए बनाए थे। आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थोपी हुई है जो अंग्रेज ने चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को शोषण करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाई हुई थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको कब तक मूर्ख बनाया जाएगा? क्या कोई अच्छा राजनेता अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम कानून और वही थोती व्यवस्था थोपता है? मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि 2 फरवरी 1835 को
लॉर्ड मैकाले ने एक रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की थी जो कि 1780 पेज में थी, जिसके ओपनिंग रिमार्क में लिखा गया था कि मैंने भारत के हर कोने कोने का भ्रमण किया, मुझे भारत में एक भी भिखारी और गरीब व्यक्ति नहीं मिला। सभी को अपनी संस्कृति, अपने बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति पर गुमान है। जब तक हम इनका यह गुमान, अपनी संस्कृति, अपने कस्टम्स की जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनमें है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक हम भारतीयों पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते हैं। उस रिपोर्ट के कारण जो इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया, जिसमें हमारे गुरुकुल सिस्टम, जबकि अंग्रेजों की लिटरेसी मात्र 17% थी, उस समय हमारी लिटरेसी 97 और 99% साउथ में और नॉर्थ में 80 to 88% थी। हमारी महिलाएं 57% गुरुकुल में प्राचार्य थी। जब अंग्रेजों के यहाँ सप्ताह में केवल एक दिन संडे स्कूल लगता था, वो भी गराजों में, उस समय हमारे गुरुकुल सैकड़ों एकड़ों में फैले हुए थे। इनके गराज में चलने वाले बैकडोर छोटे से घटिया से स्कूल में, जो कि केवल संडे के दिन लगता था, केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। आपको जान के ताज्जुब होगा, उस समय भारत में 18 विधाओं में पारंगतता प्राप्त थी। मैं आपको उनके नाम भी लेना चाहूँगा। आपको जान के ताज्जुब होगा, हम उस समय एस्ट्रोफिजिक्स में, मेटलर्जी, एस्ट्रोनॉमी, शल्य चिकित्सा, जिसमें हमारे पास ऐसे औजार थे कि बड़े से बड़ा व्यक्ति क्लिष्ट से क्लिष्ट ऑपरेशन भारत में किया जाता था। जब ये रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी तो एक अंग्रेज ने खड़ा होकर कहा कि जो लॉर्ड मैकाले कह रहे हैं मैं उसे सेकंड करता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो? ये तो 3 साल अध्ययन करके आए हैं, तो इनकी बात मान्य है, लेकिन आप यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इन्हें करोबरेट करता हूँ, तो तुम्हारा ऐसा कहने का क्या आधार है? उन्होंने कहा, मैं हैदर अली की लड़ाई में था और मुझे पकड़ लिया गया था और मेरी नाक काट डाली थी। तो पार्लियामेंट के लॉर्ड्स ने उनसे पूछा कि जब तुम हार गए थे और तुम्हारी नाक क्यों काटी, तुम्हारी गर्दन क्यों नहीं काट ली? तो उन्होंने कहा, नहीं, भारत में युद्ध के दौरान यदि आप वीरगति प्राप्त कर जाएं तो अलग बात है, लेकिन पकड़ के कभी भी आपकी हत्या नहीं की जाएगी। ऐसा है भारत का कल्चर। और उन्होंने जब मेरी नाक काटी, उस नाक को लेके एक कोई बेलगाम नामक गुरुकुल हुआ करता था, वहाँ वह अंग्रेज पहुँचा और उसकी शल्य चिकित्सा की गई। तो उसने उठ के बताया कि क्या कोई ये बता सकता है कि मेरी नाक की शल्य चिकित्सा हुई है? इतना अच्छी शल्य चिकित्सा का विवरण मैं नहीं, एक अंग्रेज दे रहा है जो हैदर अली के साथ लड़ाई में हार गया था और उसकी नाक काट ली गई थी और उसकी नाक की सर्जरी 1835 2 फरवरी के पहले हुई थी, जिसे कोई उस समय यह बताने की स्थिति में भी नहीं था कि इसकी नाक कटी हुई है। ऐसा था भारत का एजुकेशन सिस्टम। हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल के बाद भी वही घटिया इंडियन एजुकेशन एक्ट हमारे ऊपर थोपा हुआ है। हमारे परम सम्माननीय, परम पूजनीय डॉक्टर मनमोहन सिंह डीलिट की डिग्री लेने के लिए जब कैम्ब्रिज में जाते हैं तो 45 मिनट तक अंग्रेजों का गुणगान करते हैं। डॉक्टर मौनी बाबा को अपने चरित्र, सोच, चिंतन और अधूरी जानकारी पर लज्जा नहीं आती है। मैं अपने सभी साथियों का
आह्वान करता हूं, अभी अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि अब भारत का भविष्य बदलने वाला है। गुलामियों के नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी उसे पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील बना दिया जाएगा। ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए इन लाट साहबों के द्वारा यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया जाता है तो उन्हें लाखों रुपए हर्जाने में देने का कानूनी प्रावधान किया जाएगा। उन लाखों रुपए को देने की इन लाट साहबों की औकात नहीं होगी। शासकीय सेवा से गुलामी दूर कर दी जाएगी। कोई भी बॉस अपने अधीनस्थ कर्मी की एसीआर नहीं लिखेगा। उसकी एसीआर उसके काम के आधार पर फैसिलिटेशन टूल्स के माध्यम से तभी रियल टाइम बेसिस पर एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। उन परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स को एक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वही पदोन्नति और पोस्टिंग का आधार बनेगा। इस प्रकार सभी शासकीय कर्मी अपने काम के आधार पर अच्छी पोस्टिंग पा पाएंगे, पदोन्नति पा पाएंगे, चाटुकारिता और गुलामी विलोपित हो जाएगी। सभी शासकीय अधिकारियों को वेतन रेवेन्यू स्ट्रीम के फॉर्म में मिलेगा और उनकी सैलरी मिनिमम गारंटेड, आज जो सैलरी मिल रही है इसकी दुगनी हो जाएगी और बहुत सारे लोगों को तो दुगनी से ज़्यादा भी सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू स्ट्रीम ड्रिवन होगी। यदि कोई शासकीय कर्मी दुगने से कम रेवेन्यू स्ट्रीम पाता है तो सिस्टम उसके ही डेबिट अकाउंट से नेगेटिव एंट्री करते हुए उसको भरपाई कर देगा। जब वह अधिकारी आगे चल के दुगने से ज़्यादा कमा पाएगा तब आसान किस्तों में वो पट जाएगा। लिहाजा अकर्मण और जो थोड़ा सा निष्क्रिय प्राणी है उसकी भी सैलरी उसे आज के वेतन के दुगने मिलेगी। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना कर दी जाएगी, क्योंकि उन्हें उनकी जो खाद्यान्न की ओनरशिप है वो कंज्यूमर एंड तक किसानों की ही बनी रहेगी। उनके खेत में जो लेबर काम करेगा वो रोजगार गारंटी योजना के तहत वाले लोग रहेंगे, जिनकी मिनिमम आमदनी 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति माह कर दी जाएगी। यह लोग अपने टूल्स लेके पहुंचेंगे और खेतों में काम करेंगे और 1 या 2 घंटे में अपना काम करके दूसरे खेत में चले जाएंगे। इस प्रकार जो उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी वो इंस्टेंटेनियसली क्राइम फ्री भारत से पे की जाएगी और किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उसे डेबिट एंट्री के तहत दर्शाया जाएगा। खेत पर ही क्वालिटी कंट्रोल होगा, खेत पर ही पैकेजिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन रेल रोड की ऑप्टिमम यूटिलिटी करते हुए, वेयर हाउसिंग का उपयोग करते हुए, रिटेलर और होलसेलर का उपयोग करते हुए एंड में कंज्यूमर तक वो माल पहुंचेगा और उसमें होम डिलीवरी का भी प्रावधान होगा। इस पूरी व्यवस्था में जो योगदान देगा उसे एड वैल्यू के आधार पर, दी गई सेवाओं के आधार पर भुगतान क्राइम फ्री भारत से किया जाएगा और उसकी डेबिट एंट्री किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट या डेबिट अकाउंट से की जाएगी। इस प्रकार किसान को बिना किसी खर्च के एक एमएसपी जो आज किसानों को नहीं मिल रही है वो मिल जाएगी और जो 80% के लगभग खर्चा आता है वो उसे नहीं करना होगा। विषम परिस्थितियों में फसल खराब होने पर उसे आत्महत्या करने के हालात भी नहीं होंगे। इस प्रकार किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी। किसानों के खेतों में करोड़ों रुपए का काम होगा और मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं
कि 5 साल में जो डेबिट एंट्रियाज हैं वो सब सेटल हो जाएंगी। लिहाजा 2029 तक बाद जो 3 MSP पे आम जनता को सामान मिलेगा, वो 2 MSP का जो डिफरेंस है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट की सभी डेबिट एंट्रीज को सेटल कर देगा और हमारे किसानों की आमदनी 2029 तक 10 गुना हो जाएगी। इतना पावरफुल है। जहां मजदूरों की आमदनी 10 गुना और न्यूनतम एक परिवार की आमदनी 2 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति माह क्रय शक्ति उसको मिल जाएगी। क्राइम फ्री भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के तहत सभी के आवास गृह बन जाएंगे और वो कोई भी चीज़ फ्री या रिजर्वेशन में नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी मैं बैहर के लोगों से मुखातिब हूँ, जहाँ का मैं DIG रहा हूँ, लिहाजा मैं बैहर के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि क्राइम फ्री भारत मिशन आते ही सबसे पहले बैहर को जिला घोषित करेगा और सही मायने में देखा जाए तो जिले की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को उनका हर काम उनके घर पर हो मिलेगा। उन्हें सेवाएं लेने के लिए किसी शासकीय कार्यालय नहीं जाना होगा। ऐसा अद्भुत भारत मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो डरे सहमे घबराए हुए हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, वो सदस्य के रूप में जुड़ें। आप में से जो लोग निडर हैं, निर्भीक हैं, मैं मानता हूं कि इतने समय से आप आंदोलन कर रहे हैं, लिहाजा आप में से अधिकांश लोग निडर और निर्भीक होंगे। मैं आज ही आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अपने आप को आपको जो है ना प्रार्थना करता हूं कि आज ही अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में रजिस्टर कराएं और 2-2 संगोष्ठियां लेना चालू करें। यदि आप लोगों ने अपनी शपथ का पूरा किया, सदस्य शपथ पूरी करने पर 10वें दिन माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित हो जाएंगे। ऐसे राजनेता जिनका अपने बारे में मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, ऐसे बापौती वाले सभी राजनेता उभरते हुए चंद्रगुप्तों से मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। चंद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त वह है जो निडर है, निर्भीक है, 21 लक्षों सहित अपने बच्चों के लिए महापरिवर्तित भारत चाहता है। उसे ना तो कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना किसी को पिटीशन देना है, ना जंतर मंतर जाना है, ना पुलिस के बैरिकेड को झेलना है, ना पुलिस की लाठियों को झेलना है, ना किसी को उनके विरुद्ध अपराध पंजीयन करने का अवसर देना है। इसके बावजूद भी जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें विधायक का टिकट या संसद का टिकट स्वतः उनके पास पहुंच जाएगा। उन्हें लगातार संगोष्ठियां करके मेरिट में अपनी पोजीशन लगातार सुधारना है, इम्प्रूव करना है। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन रात जो मेरिट लिस्ट ड्रॉ की जाएगी उसमें जो नंबर 1 होगा वो शिवराज सिंह चौहान की जगह प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभालेगा। दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाला व्यक्ति उप मुख्यमंत्री की बागडोर संभालेगा। 25-30 मंत्री, 25-30 लोग जो रहेंगे उन्हें मंत्री का पद स्वतः मिल जाएगा। इस प्रकार टिकट मिलना, मंत्री मुख्यमंत्री बनना, सब कुछ आपके हाथ में है। पूरी प्रक्रिया में ना तो आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं और ना ही आपको कोई जोखिम उठाना पड़ रहा है। इसके बावजूद यदि आप लोग निष्क्रिय रहते हैं तो आपके बच्चे आपको कोसेंगे। मुझे विश्वास है कि आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को कोसने का अवसर नहीं देंगे। लिहाजा जागिए, जागिए, जागिए। मैं आप सब लोगों के साहस की सराहना करता हूं और
क्राइम फ्री भारत मिशन की ओर से बैहर जिला घोषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।